हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSIPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे BA फाइनल ईयर के वैसे छात्र जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हुए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का हमारा सेशन होगा, जो कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। समाजीकरण से क्या अभिप्राय है, इसको आज हम लोग पूर्ण विवेचना करेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम इस क्वेश्चन की पूर्ण विवेचनाएँ करते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि कोई भी वीडियो MSIPS स्टडी पे अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास जा सके, इसलिए इसका बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए समय को ना गंवाते हुए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग पूर्ण विवेचनाएँ करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। समाजीकरण से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं का वर्णन करें। या क्वेश्चन जो है इस प्रकार भी आ सकता है, समाजीकरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन जो है इस प्रकार भी आ सकता है, समाजीकरण सामाजिक सीख अर्जित करने की प्रक्रिया है, स्पष्ट करें। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, चलिए समय को ना गंवाते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आंसर में हम लोग देखेंगे H.A. हाइमन ने है, जिन्होंने जो राजनीतिक समाजीकरण पद का निर्माण किया, ने पीढ़ियों तथा राजनीतिक मूल्यों के जारी रहने पर बल दिया है। समाजीकरण सामाजिक सीख पर निर्भर करता है। आलोकर के अनुसार समाजीकरण का अर्थ है व्यक्ति के द्वारा समाज में पाए जाने वाले परंपरात्मक जो व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। आकोलकर ने जो है अपनी भाषा में परंपरागत व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करने को ही समाजीकरण के अंतर्गत रखा है। मेरे प्यारे छात्रों, अधिकतर व्यवहार प्रतिमान स्थागत जो हो जाते हैं, उन्हीं पुराने व्यवहार प्रतिमानों को हम परंपरागत व्यवहार प्रतिमान कहते हैं। इन व्यवहार प्रतिमानों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित जो है होते रहते हैं के कारण समाज उन्हें महत्वपूर्ण समझकर एवं जो समूह के कल्याण के लिए आवश्यक मानकर अपनी अभिमति प्रदान कर देता है। इस सामूहिक व्यवहार जो है प्रतिमानों को जब बच्चा सीखता है तो इस बच्चे का समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समाज में बच्चा जिन व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करता है उनसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं। वह स्वयं को सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढालता है। किंग्सले डेविस ने इसे ढालने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग को समाजीकरण कहा है। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक संसार में प्रवेश करता है तथा जिसके द्वारा वह समाज एवं उसके विभिन्न समूहों की क्रियाओं में भाग लेने लगता है तथा समाज के मूल्य एवं व्यवहार प्रतिमानों की स्वीकार करने के लिए ललायित होता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व बच्चे का परिचय सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया से नहीं हो पाता है। बच्चे को समाज के प्रत्येक संपर्क में लाने वाली तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमानों से परिचित कराने वाली प्रक्रिया ही समाजीकरण है। अब देखिए यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया को जो है परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज में जब एक व्यक्ति समाज द्वारा उचित एवं सही समझे जाने वाले मूल्यों और कार्यों करने की सोचने विचारने की तरीकों को सीखता है तो उसे हम समाजीकरण कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजीकरण का आधार है सीखना, परंतु उसे सामाजिक सीख को समाजीकरण की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है जो समाज द्वारा स्वीकृति हो। राजनीतिक समाजीकरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है इस प्रकार है। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अमोंड एवं पवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी अथवा बदली जाती है। इस कार्य की पूर्ति द्वारा व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में लाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनके दृष्टिकोणों का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के नमूने एवं परिवर्तन की राजनीतिक समाजीकरण द्वारा किए जाते हैं। आगे देखिए, जेफरी के रॉबर्ट्स के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति एक को राजनीतिक तथ्यों के प्रति अभिवृत्ति करना सीखता है और दूसरी ओर जो है इस विधि के द्वारा समाज राजनीतिक विश्वासों और स्तरों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देता है।
डेनिस काउनाग के विचारानुसार राजनीतिक समाजीकरण की उस विधि का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह विधि के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अभिवृत्ति सीखता है या विकसित करता है। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, अर्थात राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों, मूल्यों और अभिवृत्तियों के निर्माण करने की विधि को ही राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। संक्षेप में राजनीतिक संस्कृति की शिक्षा देने, इसका निर्माण करना, इसको कायम रखने, इस परिवर्तन रखने और इसके पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने, इसे स्थिर रखने आदि क्रियाओं को राजनीतिक समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार। एमॉन्ट्स एवं पॉल के मतानुसार जो है राजनीतिक समाजीकरण जो है दो प्रकार का होता है। पहला है अस्पष्ट राजनीतिक समाजीकरण। अस्पष्ट राजनीतिक समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप में जो है राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों की जो है अभिवृत्ति निश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सोवियत संघ, चीन आदि साम्यवादी देशों को राजनीतिक प्रणालियाँ अस्पष्ट राजनीतिक जो है विचारधारा के अनुसार चलाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षा का मूल उद्देश्य लोगों के मन में साम्यवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न करना है। संचार के साधन सरकारी नियंत्रण के अधीन होते हैं। इनका प्रयोग साम्यवादी विचारधारा के विस्तार हेतु खुले रूप से किया जाता है। इन समस्त बातों का प्रभाव लोगों के राजनीतिक आचरण पर पड़ता है। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा नंबर, गुप्त राजनीतिक समाजीकरण। गुप्त राजनीतिक समाजीकरण वह विधि है जो स्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक उद्देश्यों या राजनीतिक तत्वों से संबंधित नहीं होती है। इस विधि का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण परिवार है। बच्चा परिवार में रहता है और परिवार के वातावरण अनुरूप वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपितु उनके प्रति विद्रोही व्यवहारों का ग्रहण कर लेता है। बच्चे के इस व्यवहार को राजनीतिक प्रणाली या किसी राजनीतिक तथ्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, परंतु संभव है कि वह बच्चा जो है बड़ा होकर के सरकार को, सत्ता को भी ग्रहण करने से घृणा करे और सरकार की सत्ता के प्रति भी विरोधी भावनाएं विकसित कर ले। यह भी संभव है कि उसकी ऐसी भावनाएं उन विरोधियों भावनाओं का प्रभाव हो जो भावनाएं छोटी उम्र से उनके माता पिता के सत्ता के विरुद्ध ग्रहण कर ली थी। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रणाली के प्रति उसके दृष्टिकोण को अप्रत्यक्ष रूप से उन गैर राजनीतिक भावनाओं को प्रभावित किया है जो भावनाएं उनके गैर राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध ग्रहण की थी। ऐसे राजनीतिक समाजीकरण को गुप्त या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, तात्पर्य यह है कि गैर राजनीतिक तथ्यों के प्रति किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति जो है उसके राजनीतिक विश्वासों, मूल्य एवं अथवा प्रवृत्तियों का प्रभाव डालती है, तब उसे गुप्त राजनीतिक समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होते हैं। देखिए राजनीतिक समाजीकरण की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है प्रत्येक समाज में उपलब्ध राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया किसी विशेष समाज का लक्षण न हो करके जो है प्रत्येक प्रकार के समाज का लक्षण राजनीतिक प्रणाली चाहे कोई भी रूप हो, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में अस्तित्व अवश्य होता है। वस्तुतः सर्वसत्तावादी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण मेरे प्यारे छात्रों का रूप शासक और इच्छाओं के और उसके विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के अनुसार होता है जिस पर राजनीतिक प्रणाली आधारित है। जैसे सोवियत संघ और चीन आदि साम्यवादी देशों को सर्वसत्ताधारी शासन प्रणाली, ऐसे शासन जो है प्रणाली के अंतर्गत राजनीति समाजीकरण साम्यवादी दिशा में भी हो जा सकता है। किसी अन्य राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर लोगों के राजनीतिक समाजीकरण की संभावना नहीं हो सकती। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया केवल प्रजातंत्रीय देशों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रकार की शासन के प्रणाली के अंतर्गत होते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग दूसरा नंबर जानने का प्रयास करेंगे, अनौपचारिक और औपचारिक राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक संस्कृति को स्थिर करना अथवा उसके परिवर्तन लाना है। अतः राजनीतिक समाजीकरण द्वारा जो है लोगों के राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक दृष्टिकोणों, राजनीतिक अभिवृत्तियों को निर्मित अथवा स्थिर रख या परिवर्तित किया जाता है। पर यह सब कुछ जो है औपचारिक रूप से नहीं वरन की अनौपचारिक विधि द्वारा होता है जिसमें अनेक बार जो है व्यक्तियों को अचेत ज्ञान नहीं होता है राजनीतिक प्रणाली के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण बना रहा है अथवा उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। कई बार देश के भीतर अथवा बाहर घटित घटना के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के दृष्टिकोण में स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है।
राजनीतिक समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की राजनीतिक शिक्षा शामिल है। जब लोगों के राजनीतिक के संस्कृति विकसित करने या उनकी राजनीतिक संस्कृति को स्थिर रखने का बदले में विशेष रत्न दिए जाते हैं तो औपचारिक क्रिया है। परंतु जब लोगों को जो है राजनीतिक सांस्कृतिक स्वयंसेवक बिना किसी सचेत प्रयत्नों के किसी भी रूप से प्रभावित होती है तो उसे राजनीतिक समाजीकरण की अनौपचारिक प्रक्रिया कहा जाता है मेरे प्यारे छात्रों। तीसरा देखेंगे स्पष्ट रूप व गुप्त रूप। राजनीतिक समाजीकरण स्पष्ट रूप या गुप्त रूप दोनों ही संभव है। जब गैर राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति लोगों की जो अभिवृत्ति उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है तो यह राजनीतिक समाजीकरण की अप्रत्यक्ष या गुप्त क्रिया होती है। परंतु जब कुछ विशेष राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट रूप से लोगों की राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने के प्रयत्न किए जाते हैं तो राजनीतिक समाजीकरण का यह प्रत्यक्ष रूप होता है। अर्थात राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया प्रत्येक समाज में होती है। यह क्रिया प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से भी हो जाती है और गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप में भी। चौथा हम लोग देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर विधि है। राजनीतिक समाजीकरण केवल बचपन से ही किशोरावस्था पर सीमित न रह करके एक निरंतर विधि है। वह जीवन प्रयत्न जो है मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है या किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास या राजनीतिक स्तर सदैव के लिए स्थिर नहीं रहते, अपितु नवीन परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के राजनीतिक दृष्टिकोण प्राय कुछ परिवर्तन आता रहता है। पांचवा देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, राजनीतिक समाजीकरण की विधि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति में संचार में सम्मिलित है। एक पीढ़ी जो है दूसरे पीढ़ी से राजनीतिक संस्कृति का संचार करना राजनीतिक समाजीकरण की वृद्धि यह का महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विशेषता केवल उन देशों के अधिकांशतः अनिवार्य समझी जाती है जहां एक रूप राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक अस्थायित्व का अस्तित्व रहता है। मेरे प्यारे छात्रों, केवल उस राजनीतिक संस्कृति को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना जाना चाहिए जो राजनीतिक सांस्कृतिक लोगों को बहुमत से स्वीकार है और लोग जिससे अपने विवेक के आधार पर उचित राजनीतिक सांस्कृतिक समझते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति केवल उन समाजों में ही संभव हो सकती है जहाँ राजनीतिक प्रणाली निरंतर रूप से लंबी अवधि की स्थिरता के साथ कार्य कर रही है और लोग जो है उस राजनीतिक प्रणाली के प्रति सच्ची लगन और श्रद्धा रखते हैं। जो राजनीतिक संस्कृति लोगों पर बलपूर्वक थोपी जाती है उस राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज कोई लाभ नहीं होगा वरन इसके विपरीत हानि होगी। मेरे प्यारे छात्रों, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो MS IPS स्टडी पे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, थैंक यू।